फाइल के नाम के आगे कोई हाइफन लगा देंगे, कुछ लगा देंगे ताकि क्लासेस जो है वो डिफरेंशिएट रहे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि कोड मिनिफाई भी कर देते हैं, क्यों जो हम लिख रहे हैं वही सर्व करना है, छोटा कर देते हैं उसको, थोड़ा लोड और पेलोड छोटा हो जाएगा। तीसरा तो था हमने यूनिट टेस्ट वगैरह भी लिखने शुरू किए, तो ये हुआ यार वो भी लोड मतलब लॉन्च कर दो यहाँ से, जो आपका टूल बनेगा या जो भी है। और थोड़ा एसेट ऑप्टिमाइजेशन करो यार, लोग HD सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऐड कर रहे हैं मोबाइल में भी, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि 550 पिक्सल में हमें क्या ही दिखाना है, राइट? क्यों हमें 1920 पिक्सल दिखाना है जब स्क्रीन की साइज ही 520 पिक्सल है? तो वो सारे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब ये ह्यूमनली मैनुअली तो पॉसिबल था नहीं, तो हमने कहा ठीक है कुछ टूल लेके आते हैं। सो पहला जो बंडलाइजेशन का या बंडल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डिस्कशन स्टार्ट हुआ कम्युनिटी में, ES कम्युनिटी में जो स्टार्ट हुआ इसके लिए, वो क्या था कि कोई एक ऐसा टूल बनाते हैं जो ये ऑप्टिमाइज करे काम हमारा। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया टास्क रनर्स। ठीक है, ये किसी ने लोगोस देखे ये? सो ग्रंट एंड गल्प दो थे, मतलब ग्रंट के कुछ ड्रॉबैक्स थे, गल्प के कुछ ड्रॉबैक्स थे, दोनों ने कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि अब हमें जो काम मैनुअली करना पड़ता था स्क्रिप्ट ऑर्डर में, कि तूने मेरी हेडर फाइल छेड़ दी, राइट, तूने CSS हटा दी मेरी, वो सारा प्रॉब्लम हमने कहा कि इनको दे दो, ये सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। हमने वहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व किया, CSS वाले फिक्सेस करे, कुछ कुछ इमेज, बेसिकली इमेज के प्लगइन आ गए तो हमने इमेज और एसेट भी ऑप्टिमाइज किया। आपको पता होगा कि वो SVG आइकन को PNG में कन्वर्ट करना पड़ता था, आई सपोर्ट नहीं करती थी, राइट, वो काम भी हमने इनसे करवाया कि भाई तुम PNG कन्वर्जन भी करो। कौन बैठ के 150 आइकन को कन्वर्ट करेगा मैनुअली? तो ये सारी चीजें हमने टास्क रनर से करवाया। अच्छा एरा था, काफी कुछ हुआ, तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई और हमें मजा आया, राइट। फिर क्या हुआ? अब और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ग्लोबल नेम पोल्यूशन पे सोचने लग गए हम कि भाई तुम जो फंक्शन लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट में, मॉडिफिकेशन पे वो छोटे छोटे नाम दे रहे हो तुम, लेकिन एक ही नाम के 50 जनरेट हो जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल स्पेस में, क्योंकि हर चीज विंडो में नहीं डाल सकते ना, तो ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम आने लगी। तो वो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि जब बड़ी टीम काम करती है, लाइक एक प्रोजेक्ट पे 4-5 लोग काम करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो कि वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हो, फंक्शन का नाम क्या रख रहे हो, ताकि वो डिस्टिंग्विशन आप क्रिएट कर सको। लेकिन एक बंदा कर रहा है फिर प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एक आदमी अगर कर रहा है काम तो नहीं होगी, लेकिन हम लोग भी तो स्केल कर रहे हैं हमारे ऐप की तरह, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई। दूसरी प्रॉब्लम निकल के आई कि भाई मुझे डिपेंडेंसी मैनेज करनी है, इसका कोड मेरे कोड पे डिपेंडेंट है, राइट, तो पहले मेरा लोड होगा फिर इसका लोड होगा, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब वो डिपेंडेंसी में ऑर्डर तक सीमित नहीं रहे हम, क्योंकि हमें लेजी लोड करना है, डायनेमिकली लोड करना है, वो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। तो हम सब कुछ स्क्रिप्ट टैग में नहीं डाल सकते, अब वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाले पिक्चराइजेशन आने लगी। फिर क्या हुआ, जो हमारे इमेज थोड़े ऑप्टिमाइज होते थे, अब हम लोग एसेट की ऑप्टिमाइजेशन की बात करने लगे कि अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट, इमेज, सारा कुछ जितने भी एसेट्स है, इवन जावास्क्रिप्ट भी, वो भी एसेट में ही काउंट होता है आज की डेट में, सारा कुछ अब ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि सर्वर पे जो फ्रंट एंड पे ब्राउजर पे लोड है वो बहुत कम हो। आपको में से कितनों को पता है कि कोई भी ब्राउजर 6 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं मार सकता एक साथ पैरेलली, राइट? तो हम अगर 6 से ज्यादा फाइल रखेंगे तो इनहेरेंटली हमें वेट करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब तक फ्रेमवर्क का कोड नहीं आया आपका कोड रन नहीं करेगा। अब आपका फ्रेमवर्क ही 400 KB का है, तो पहले 400 KB लोड करोगे ना, कंपाइल करोगे, फिर जाके आप हेलो वर्ल्ड भी दिखा पाओगे। तो रिएक्ट इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ एंगुलर से फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, क्योंकि जब एंगुलर नया नया आया था तो इट वाज वेरी बिग। तो इंटरप्राइज लोगों को तो स्पीड से इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो इंटरप्राइज में आज भी वो पॉपुलर है। लेकिन जहाँ पे छोटे ऐप्स, स्मार्ट ऐप्स लोगों को चाहिए थे, वहाँ लोग रिएक्ट पे चले गए, और जब ये पॉपुलरिटी बनी तो आज बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। उसका सारा रीजन यही था कि अगर तुम फ्रेमवर्क इतना बड़ा दे दोगे तो मेरा कोड पहुंचने में तो वैसे ही टाइम लगेगा। तो वो प्रॉब्लम जो है ये हम लोग को और लेवल पे फिक्स करनी, जहाँ तक ट्री शेकिंग निकल के आई एंड बाकी सारी चीजें हुई। तो क्या हुआ कि एक काम करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, क्योंकि रूबी में, पाइथन में और लैंग्वेजेस में, जावा में मॉड्यूल्स ऑलरेडी थे जो बहुत सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ट्री शेकिंग का, कोड हटाने का, कोड एलिमिनेशन का, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट में भी लेके आते हैं इसको। अब डिस्कशन तो शुरू होगा। रिक्वायर जेएस का एक पेज है यहाँ पे, वाई, ये आप अगर इसको पढ़ोगे, यहाँ पे बहुत डिटेल में इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। सो इफ यू वांट टू रीड मोर, लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि मॉड्यूल है क्या, कैसा होना चाहिए हमारा मॉड्यूल। तो सबसे पहले आया, किसने किसने सुना है ये लोगो कॉमन जेएस? तो सबसे पहले
मोजिला के कुछ लोगों ने मिलके, स्पेसिफिकली ये केविन केविन भैया ने बताया कि ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, लेट्स क्रिएट अ सोल्यूशन। तब तब नोड भी आ चुका था, राइट? तो ये सोल्यूशन बना था नोड के लिए। इसमें क्या था कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड है उसको यूज करके हम ये डिफाइन कर लें कि क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। बाकी फाइल में हम कुछ भी लॉजिक लिखे, जो इंपोर्ट करेंगे, जो एक्सपोर्ट करेंगे वही इंपोर्ट हो सकता है। ये एक बेसिक रूल था, एक जनरल रूल था उसमें। तो ऐसा कुछ दिखता था ये कि आपने एक फाइल बनाई, उसमें एक्सपोर्ट्स करके एक वेरिएबल बनाया, जिसमें आपने कुछ भी एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट हो जाता था। इसके आगे पीछे आप कुछ भी लिखोगे वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। अगर इसकी अपनी डिपेंडेंसी है तभी वो यूज होगा, अदरवाइज यूज होगा। जैसे हम लोग प्राइवेट और पब्लिक क्लासेस बनाते हैं, राइट? कि एक मेथड पब्लिक है, एक मेथड प्राइवेट है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो खाली पब्लिक मेथड मिलेंगे, प्राइवेट तो अंदर के काम करने के लिए है। तो ये एक इन्होंने सोल्यूशन निकाला। अब इसमें क्या था, ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, राइट? कि मुझे एम्प्लॉय चाहिए मैनेजर बनाने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट ही ऐड करना है बस। लेकिन अब ये कोड, जो एम्प्लॉय वाली जो कोड है, अगर ये एसिंक्रोनसली आएगी तो मेरा कोड फेल हो जाएगा। इट्स नॉट वर्किंग। या सो अगर जो एम्प्लॉय वाली कॉल अगर वो एसिंक्रोनसली मैं करूंगा तो क्या होगा कि ये मैनेजर डॉट प्रोटोटाइप पहले एग्जीक्यूट होगा, रिक्वायर वाला कॉल तो अभी चल रहा है। आप लोगों को वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि क्या ना, इवेंट और थ्रेड्स और ये सब बताने की जरूरत है, राइट? वेब वर्कर्स वगैरह बताने की जरूरत तो नहीं है ना। वो जो मैनेज होता है, जो एसिंक्रोनस कॉल है जावास्क्रिप्ट में फाइल लोड करने का, वो यहाँ पे पिक्चर में आएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये फंक्शन में जो न्यू एम्प्लॉय किया हमने, वो एरर थ्रो कर देगा कि भैया एम्प्लॉय तो है ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे बताऊं तुम्हें आगे क्या करना है। तो हमने क्या किया कि जो भी रिक्वायर की सारी कॉल्स थी वो एसिंक्रोनस थी। अब उनको हमें एसिंक्रोनस करने के लिए फिर डिपेंडेंसीज लेके आनी है। वहां से निकला AMD। इसका सिंपल है, मॉड्यूल डिपेंडेंसी एसिंक्रोनस, सिंपल। और ये जो कॉमन जेएस वाले लोग थे उन्हीं में से लोगों ने मिलके क्या किया कि एक ड्राफ्ट निकाला कि हम AMD वगैरह वाला तरीका अपनाते हैं। AMD के तरीके में क्या था कि सिंपल, जो भी मॉड्यूल डेफिनेशन है उसको एसिंक्रोनसली लोड करने के लिए जो भी करना है, जो भी चीजें सोल्यूशन हो सकती है। अभी ये सब चीजें जितनी भी हैं ये डेफिनेशन स्टेट पे हैं, कुछ भी मैच्योर नहीं हुआ है। अभी लोग बातें कर रहे हैं कि ये करना है। आप लोग ES के क्या नाम है, प्रपोजल्स वगैरह फॉलो करते हो? अगर आप करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। वेब ड्राइवर एंड बाकी सारी चीजें चल रही हैं, वो सब वहीं से आ रही हैं। अभी वेब डिस्क वगैरह अनाउंस हुआ था कुछ कुछ लास्ट ईयर IO में, राइट? उसमें क्रोम में कैपेबिलिटी डाली है इन्होंने। तो वो सब वही प्रपोजल होता है पहले, प्रपोजल के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर ब्राउजर उसको पकड़ते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे स्लो सफारी होता है, इसलिए वहां सबको पेन होता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, एक फंक्शन जो अंदर डिपेंडेंसी मैनेज करेगा। आप बता दो कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, मैं उसको उठा के दे दूंगा। रिक्वायर का सिंटेक्स बैकबोन वालों को ये सिंटेक्स पता होगा, राइट? रिक्वायर बैकबोन के साथ आया था। फिर बाद में एंगुलर जेएस में भी सेम सिंटेक्स था। अगर एंगुलर जेएस की बात करें, एंगुलर की नहीं, इवन और भी फ्रेमवर्क्स थे। किसी ने एम्बर पे काम किया है? एम्बर का भी यही सिंटेक्स था। तो आइडिया ये था कि डिपेंडेंसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में मैनेज होगी, ताकि बार बार ना हो, सिंगलटन एंड बाकी सारी चीजें। जिसको जो चाहिए हम यहाँ से बता देगा, मैं ले आऊंगा, वो अंदर का कोड है वो जो करेगा। तो ये निकल के बना AMD। अब इसमें क्या था कि ये रिक्वायर के लिए भी सही था, क्योंकि अगर ये फंक्शन आपने एसिंक्रोनस भी कर दिया तो नेक्स्ट वाला तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक बाकी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसका जो बिगर वर्जन आया वो है UMD, यूनिवर्सल मॉड्यूल। कि अब मेरे पास एक मुझे ब्राउजर पे चलाने की चीज मिल गई, एक मेरे को सर्वर पे चलाने की चीज मिल गई। अब मेरे को ऐसी चीज हो दोनों जगह चल पाए। तो अभी क्या है कि ब्राउजर और सर्वर का गैप कम करना है। नोड काफी पॉपुलर हो गया इस टाइम ड्यूरेशन में। अब जब ये गैप पॉपुलर करना है तो मैंने कहा ठीक है, एक फंक्शन बनाओ रिक्वायर वाला, डिफाइन वाला ही। उसमें डिफाइन कर लो कि तुम्हें डिफाइन वाले मॉड्यूल से जाना है या रिक्वायर वाले मॉड्यूल से जाना है। एक सिंपल उन्होंने एक कंटेनर फंक्शन बना दिया जिसके अंदर दोनों काम हुए। अब ये जो रिक्वेस्टर है ये तब तक इनिशियलाइज नहीं होगा जब तक आपका ऊपर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करा। इफी है ये, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इफी में हमने वेरिएबल पास कर दिए हैं। वो वेरिएबल देखोगे इसमें रूट है, फिर फैक्ट्री है, राइट? रूट जो है आपका, वो आपका जो UMD से आ रहा है, जो रिक्वायर है या जो भी लाइब्रेरीज हैं। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा वाला फंक्शन है,
अब इसमें दिस जो है, इस यहाँ पे दिस पास हुआ है, इसको आप ग्लोबली चलाओगे तो विंडो दिस बन जाएगा, नोड में चलाओगे तो जो नोड का प्रोसेसर है वो दिस बन जाएगा। जो भी आपका स्कोप है उसके बेसिस पे आपको रूट मिल जाएगा, एंड फिर जो आपने फंक्शन पास किया वो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे ऑब्जेक्ट और रिटर्न कर दोगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। तो अब क्या हुआ, ब्राउजरीफाई वगैरह वाली चीजें शुरू हुई कि भाई कॉमन जेएस है, उसको ब्राउजरीफाइज के साथ यूज करके मैं ब्राउजर में यूज कर लूंगा, तो नोड के मॉड्यूल्स ब्राउजर में यूज होने शुरू हो गए। और रिक्वायर जेएस आया जिसने ये यूएमडी एएमडी ये सब इंप्लीमेंट किया, और ग्रंट और गल्फ हमने यूज किया इन सारी चीजों को करने के लिए। अभी वेबपैक आया नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो मेन प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि भाई कॉमन जेएस को ब्राउजर में काम करवाना है, एक तो वो एजेंडा था। आउटपुट जो इनका था वो इफी क्लोजर में करना है ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे गिमिकी सा है। और नेम स्पेस पॉल्यूशन भी फिक्स कर दिया, क्योंकि जब आपने इफी में क्लोजर में उसको डाल दिया तो वो बाकी वेरिएबल से कोलाइड नहीं करेगा, राइट। बाकी आप कुछ भी लिखो, मैं भी सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सामने वाले सेम वेरिएबल डिक्लेयर, लेकिन वो इफी के अंदर है तो क्लोजर बन गया, तो वो वेरिएबल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा जो आया जावास्क्रिप्ट के बाद वाली कहानी, जब मॉड्यूल्स की डेफिनेशन बन गई। अब यहां से मोटा मोटा एक स्पेक तैयार हो गया कि मॉड्यूल कैसा दिखेगा। अब ये हुआ कि ईएस मॉड्यूल आ गया 2015 में, ईएस 2015 के स्पेक में ईएस मॉड्यूल का पूरा प्लान बन गया। ईएस मॉड्यूल इसी समय लॉन्च भी हो गया था, लेकिन वो फ्लैग के पीछे था, सारे ब्राउजर के पास इंप्लीमेंटेड नहीं था। सो हुआ क्या कि जो ECMAScript कम्युनिटी है, जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रेस को, फीचर्स को देखती है, उन्होंने खुद एक प्रपोजल बनाया और सारे लोग उस पर एग्री हुए कि हाँ दिस इज हाउ आवर मॉड्यूल सिस्टम गोना वर्क। अब उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिंपल, राइट। जो रिक्वायर वाला पूरा का कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया, थोड़े से नेमिंग क्लस्टर पे काम किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है रिक्वायर वाला मॉडल लेके चलते हैं, लेकिन जो ये लोडिंग और बाकी चीजों का काम है ये एसिंक्रोनसली करेंगे, सिंक्रोनसली नहीं करेंगे। अभी भी कुछ अगर आपका वेबपैक है वो सिंक्रोनसली लोड करता है, फाइल्स को कन्वर्ट करता है, फिर आपकी इस पूरी जो सिंटैक्स ट्री है उसको यूज करके वो आपके कोड डिपेंडेंसीज बनाता है, अभी भी वो करता है। वेबपैक की जरूरत अभी भी है, यहाँ पे बंडलर की जरूरत अभी भी है, पर मॉड्यूल सपोर्टेड हो गए हैं, तो ब्राउजर इटसेल्फ कैपेबल कि आपका मॉड्यूल लोड कर सके। तो हमारे पास 3 मेजर कैंडिडेटर आए जो बंडलर का काम करते थे, बंडलिंग का। एक तो वेबपैक था, पार्सल सुना है किसी ने, और दूसरा रोलअप, तीसरा रोलअप, राइट। सबके अपने अपने फायदे थे, लेकिन वेबपैक जो था वो सबसे ऊपर था, बिकॉज कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा था वेबपैक का। दे वर वेरी न्यू इन द सिस्टम, बाकी लोग थोड़े बाद में आए थे, तो बहुत सारा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया। सो वो बन गए कि हाँ हम सबसे ऊपर हैं, हम टॉप पे हैं। और अभी भी उनका अगर देखा जाए तो मोस्ट यूज बंडलर जो है वो वेबपैक ही है, और आगे रहेगा भी, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। कैसे वर्क करता है ये, सिंपल है, आपने अपना पूरा कोड लिख दिया जावास्क्रिप्ट में, सीएसएस में, जैसे भी मन हुआ, राइट। आपके हर एक फाइल को उन्होंने मॉड्यूल बना दिया कि ये मॉड्यूल है, उसकी एक डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी की एक ट्री है। ये जो थोड़ा मोटा एरो लगा हुआ है ना, ये ट्री दिखाने की कोशिश की है कि कौन सी फाइल किस पे कैसे डिपेंडेंट है। उसको आपने वेबपैक में डाला, वेबपैक ने क्या दिया, ये लो जावास्क्रिप्ट, ये लो पीएनजी, ये लो सीएसएस, बाकी सारी चीजें लो, जो ब्राउजर को चाहिए वो आपको दे दिया इसने। अब उसको आप उठा के होस्ट कर दो कहीं भी। तो दिस इज व्हाट, ये उनकी वेबसाइट पे भी है सेम डायग्राम, तो वहां से मैंने भी वहीं से उठाया है। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या किया, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक है। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या है, ये नई चीज आ गई, राइट। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या है कि आप कोड कर रहे हो, आपका एक सर्वर भी चल रहा है, कोड आपने सेव किया, राइट, रिलोड हो रहा है, वो रिलोड होना चाहिए, पर रिलोड होगा कैसे, पहले बंडल होगा, बिल्ड होगा, तब जाकर रिलोड होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने हॉट मॉड्यूल एचएमआर बोल दिया कि भाई पहले जो चंक है उसको बिल्ड करो, फिर उस बिल्ड को अंदर बिल्ड में इंजेक्ट करो, फिर इंजेक्ट करके रिप्लेस करो, फिर जो सर्वर है उसको रिलोड कर दो। ये सारा का सारा काम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको एचएमआर बोलेंगे। लाइव रिलोडिंग भी एचएमआर का एक एक्सटेंशन बन गया कि अब लाइव रिलोडिंग अगर आपने, जैसे कुछ ब्राउजर इसमें सपोर्ट में आने लगे कि क्रोम पे है तो एचएमआर डिफरेंट चलेगा, सफारी पे डिफरेंट चलेगा, पर आपको ये थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा मैं नहीं ये क्रोम पे एचएमआर चलेगा। तो इन्होंने फिर क्या किया, प्लगइन्स बनाने शुरू किए। जो आपने देखा होगा जब आप वेबपैक रन करते हो तो बोलता है कि आपका जो लाइव रिलोड है वो इस पोर्ट पे चल रहा है, कोई खोलता नहीं है उसे, लेकिन वो एक वेब सॉकेट का कनेक्शन बनाता है ब्राउजर और आपके कोड, आपके वेबपैक इंजन के साथ, जो ये डिफाइन करता है कि आप रिलोड कर दो, तो वो एक इवेंट भेज देते हैं रिलोड का, ब्राउजर रिलोड कर देता है। जैसे आप एक्सटेंशन से भी ब्राउजर रिलोड कर सकते हो ना, वो एकदम सिमिलर टू दैट। उसके बाद दूसरी जो चीज थी उन्होंने करी कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग मतलब भाई बड़ा सा कोड तो लिख दिया हमने, एप्लीकेशन बना दिया, लेकिन सारा एक साथ लोड करना जरूरी है क्या? तो हमने क्या किया, मॉड्यूल्स डिवाइड किए।
जो हमारे चंक्स होते हैं, चंक्स तो सुना होगा ना, ये चंक लोड नहीं हो रहा, ये वाली प्रॉब्लम बहुत आती है कि तूने क्लिक तो कर दिया राउट पे लेकिन लोड ही नहीं हुआ वो चंक। तो वो जो चंकिंग का सारा काम है दैट बिकम कोड स्प्लिटिंग। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ग्राफ चाहिए था लोगों को कि भाई मेरा कोड दूसरे कोड से कैसे डिपेंडेंट है, मतलब अगर मेरा कुछ फट रहा है तो किसको गाली देनी है, राइट? ये कैसे पता करेंगे हम? ये पता करने के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ है। और डिपेंडेंसी ग्राफ में ये भी बताता है आपका किसका कोड कितना बड़ा है। तो परफॉर्मेंस वाली प्रॉब्लम के लिए भी ब्लेम चाहिए कि तेरा इतना बड़ा लाइब्रेरी डाल रखा है तूने। अब मूवमेंट और डे जेएस वाला डिस्कशन तो आज भी चलता है ना, क्यों चाहिए मूवमेंट जब डे जेएस 3 KB में कर रहा है वही सब सेम काम। अब कोई है भाई, लोगों को है फेवरेट मूवमेंट का, उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंसी ग्राफ से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ के ये भी एक ही बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है, अब मेरे साथ नहीं है ठीक है। फिर उसके बाद इसमें प्लगइन सपोर्ट बहुत थे, इमेजेस के प्लगइन आए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन आए, एसेट ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन आए, ट्री सेकिंग आया, दुनिया भर के प्लगइन्स आए। तो लोगों को लगा कि हाँ दिस इज समथिंग विच वी कैन यूज, और ये फिर इन सारे चीजों की वजह से ये मोस्ट पॉपुलर हो गए। पर इनके साथ भी कुछ कुछ चैलेंजेस थे। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कोल्ड स्टार्ट की थी। किसको पता है कोल्ड स्टार्ट क्या होता है? यस प्लीज। सॉरी। तो कोल्ड स्टार्ट मतलब ये समझ लो कि हर फाइल सेव के टाइम पे आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने कंट्रोल एस दबाया या कमांड एस दबाया, आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ, फिर से शुरू हो रहा है। विंडोज वालों की तो लग जानी है, ठीक है तो पूरा का पूरा ऊपर आएगा, फिर कोड विंडो खुलेगा, फिर आपका कोड मिलेगा, और इतने में तो हो गया काम, राइट? तो वो एक कोल्ड स्टार्ट है। तो ये प्रोसेस कोल्ड स्टार्ट का जो है बहुत पुराना है, यूनिक्स से निकला था ये। यूनिक्स जब अपना पूरा का पूरा क्या नाम है कर्नल बना रहे थे, तो कोल्ड स्टार्ट वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी, तो वहां से टर्म निकल के आया था। एक कोल्ड स्टार्ट है, एक हॉट स्टार्ट है। जैसे सर्वरलेस इज अ हॉट स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट नहीं है। लेकिन आप इंस्टेंस क्लोज करके रीओपन कर दोगे तो वो कोल्ड स्टार्ट हो जाता है। ये सारा कहानी वहीं से निकल के आई है कि जो बूटिंग में टाइम लगता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। दूसरा क्या हुआ, लाइव रीलोडिंग इशूज थे। वही ब्राउजर के जिन्होंने प्लगइन बनाए अच्छे नहीं बनाए, तो कभी वो हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आता था कि वॉचर लगते थे बहुत सारे। अब आपके पास 10,000 कोड फाइल्स हैं, तो 10,000 वॉचर इंप्लीमेंट होंगे तभी तो डिफाइन कर पाएगा कि भाई किसके सेव पे मुझे रिलोड करना है। तो वो वॉचर वाली प्रॉब्लम एक्सटेंड होने लगी। फिर उसके बाद जो मैकेनिज्म था वो पुश बेस्ड था, मैंने बताया ना, वो वेब सॉकेट बनता था, वो पुश करते थे। तो ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन की सारी जिम्मेदारी जो है वेबपैक सर्वर की थी, तो एक थ्रेड वो भी लेके बैठा रहता था। तो ये जो सारी प्रॉब्लम हुई, और जो भी नया आप सेव करते थे ना, नया चंक ही बना देते थे, क्योंकि वो सिंपल है ना, पूरा डिस्ट्रॉय करो नया बना दो, राइट? जो रिएक्ट पहले लेके आया था उनकी पूरी कहानी यही थी कि हम चेंज डिटेक्शन करते ही नहीं, जैसे चेंज हुआ हमने पूरा यूआई रीबिल्ड कर दिया। अब जाके वो कर रहे नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट? अब जो के जाके डॉम की बाकी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। फिर उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनके साथ बहुत बड़े इश्यूज, ये इश्यूज और स्केल हो जाते थे। 3-3 मिनट 4-4 मिनट का बंडल टाइम होता था, राइट? आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्ट कमांड चला रहा हूँ तो 2 मिनट तक बैठा दिया मेरे को इसने, कॉफी लेके आया है, फिर उसके बाद काम हो रहा है। और फिर जो भी टाइम और साइज था वो भी थ्योरेटिकली बेसिकली इंक्रीज ही हो रहा है। आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट बनते जा रहा है, लोग ऐड होते जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया वेबपैक के लिए। तो इसको जो मोटा मोटा सिनारियो बना कि यार मतलब डेवलपर कह रहा है कि मतलब क्या है, कुछ तो दो यार, मतलब क्यों, मतलब मैं सेव कर रहा हूँ और तुम लेके बैठ जा रहे हो उसको, मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, वेबपैक 5 आया और पार्सल 2 आया, जिनमें ये प्रॉब्लम इन्होंने केटर करी। पहला प्रॉब्लम क्या करी कि ट्री शेकिंग लेके आए। ट्री शेकिंग से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि मैंने तो बना दी अपनी 1600 लाइन की हेल्पर फाइल, लेकिन मेरा फंक्शन को यूज ही नहीं कर रहा, तो सोर्स कोड में जाएगा ही नहीं, जो एक्चुअल बंडल बनेगा उसमें जाएगा ही नहीं। इसके लिए वो डिपेंडेंसी ग्राफ बहुत काम आया, क्योंकि उन्होंने पहले बना रखी थी, तो वो कोड एलिमिनेशन के लिए दैट वाज वेरी हेल्पफुल। फिर उन्होंने कैशिंग करनी शुरू कर दी। जो बंडल ऑलरेडी बंडल हो चुका है, अगर उसमें चेंज नहीं है तो उसको कैश कर लो, ठीक है? यहाँ पे रैम, जो आपकी रैम वाली प्रॉब्लम आती है ना, छोटे रैम में वेबपैक बड़े प्रोजेक्ट में नहीं चलता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका है कि वो कैश करके रखता है। आपको बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है जस्ट टू गेट दैट अप टू दैट पर्टिकुलर स्पीड। फिर मॉड्यूल फेडरेशन भी सुना होगा आप लोगों ने, ये भी कुछ नया नया आ गया अभी, ठीक है? अच्छा, कितने लोगों ने फॉक्स प्रो पे काम किया है? नहीं ठीक है। फॉक्स प्रो क्या था कि आई फ्रेम देता था, बनाओ अपना ऐप जहां बनाना है, डिप्लॉय करो उसको, और वो फॉक्स प्रो एक सिंगल कंटेनर में दिखा देगा। कुछ मॉड्यूल फेडरेशन जैसा लग रहा है? लग रहा है? हाँ ना तो बोलो।
तो वही नाम नया दे दिया, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, ठीक है। और वेबपैक जो मॉड्यूल फेडरेशन में काम कर रहा है वो काम ऑलरेडी बहुत, जैसे जीमेल है, जीमेल का हर एक इंटरफेस एक आईफ्रेम है, राइट। जीमेल वर्क्स, इट वर्क्स, राइट। हम लोग जब भी जीमेल खोलते हैं हमें अच्छा ही लगता है, तो आईफ्रेम वर्क्स। हाँ, अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो कुछ वर्क नहीं करेगा, मेन प्रॉब्लम वहां है। तो ये मॉड्यूल फेडरेशन भी एक नया कॉन्सेप्ट है, पुरानी चीजों को दोबारा लाने वाला, मतलब एज स्पेसिफिकली जो मैंने अभी तक समझा है। उसके बाद वो एचएमआर वाले इश्यूज जो थे वो इन्होंने फिक्स किए। पार्सल एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके गया उस पर, उन्होंने कहा कि यार काम करते हैं हम पैरेललिज्म ऑब्वियसली वर्क करेंगे। हमारा एक थ्रेड होगा जिसपे हम क्या नाम है अपना वॉचर चलाएंगे, एक थ्रेड होगा जिसमें हम अपना बल्डर चलाएंगे, एक थ्रेड होगा जो थ्रेड चेकिंग करेगा। अब पार्सल आपने खोला, अगर आपके पास एक ही कोर है सीपीयू का तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट 6 कोर 7 कोर चाहिए, जो कि i7 i5 में 6 कोर तो होता ही है, तो वो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो गई। अच्छा, एक कोर में कितने थ्रेड होते हैं, किसी को पता है? 2 थ्रेड होते हैं अभी तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो अगर आपका एक कोर सीपीयू है तो आप 2 ही थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा जो भी है, जो भी, और i7 का मतलब ये नहीं है कि उसके पास 7 कोर है, ठीक है। i7 का मतलब है वो 7th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर है। i7 में 1900K आता है, पता होगा आपको, राइट। 1900K के पास 7 कोर है, जो कि बहुत महंगा है। तो M1 इसीलिए पॉपुलर हुआ कि 10 कोर दे रहे हो तुम इतने सस्ते में, राइट। फिर उन्होंने जो बिल्ड था उसको लेजी कर दिया कि पहले मैं बिल्ड करूंगा ही नहीं, तो स्टार्ट टाइम खत्म हो गया पूरा, जब तुम जरूरत पड़ेगी तभी बिल्ड करूंगा। और वो जो पैरेललिज्म था उसकी वजह से उनको वो करना उनके लिए फिजिबल हो पाया। तो ये लोग क्लेम करते थे कि मैं 10x 20x फास्टर बिल्ड करता हूं, पर बिल्ड कर ही नहीं रहे हो तो फास्टर ही है, राइट। जब तुम बिल्ड ही बाद में कर रहे हो तो बिल्ड का क्या मतलब है वहां पे। ये देखा होगा आप लोगों ने सारा कुछ, ये सबको पता होगा कैन आई यूज, राइट। ये हम तब खोलते हैं जब हमारे प्रोडक्ट मैनेजर से आता है कि ये भी ब्राउजर में सपोर्ट करना है, राइट। तब हम यहाँ जाते हैं डिटरमिन करने की यार क्या हम जो लिख रहे हैं वो चलेगा भी। ऐसा ना हो कि तुम आई लेके आ गए, उसमें आई दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, ठीक है, फिर मैं बैठा हुआ हूँ कि हमारा एंगुलर चल नहीं रहा, कस्टमर लेके बैठा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल का सपोर्ट अब ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर में आ गया है। तो अब हम वेबपैक को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बंडल करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा ब्राउजर ही संभाल लेगा ये सारा काम। पर कैसे करेगा वो? ये चार्ट दिख रहा है, ये बंडल, ये समझ लो कि एक एप्लीकेशन है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, उसका टाइम और ग्राफ है। व्हाट डू यू थिंक ए क्या होगा? कोई गेसेस? यस यस, ये ईएस बिल्ड की साइट से उठाया है, तो देख लेना वहां पे। अपने आप को ऐसे प्रमोट कर रहे हो कि हम ए पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये पार्सल जो अपने आप को 10x 20x बोल रहा था ना, ये उसके भी ऊपर पहुंच गए। अब तो एक्स काउंट भी नहीं कर सकते, टाइम देख लो, ठीक है। अब तो वो मुझे लगता है कि इंटीजर की वैल्यू इंक्रीज करवानी पड़ेगी, स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा एक्स काउंट करने के लिए। तो दिस इज व्हाट द न्यू एज ऑफ बंडलर्स व्हिच आर कमिंग इन। तो पहला क्या है? ईएस बिल्ड। इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं 100 गुना फास्टर हूं कंपेयर टू एनी बिल्डर, उठा लो, ठीक है। लेकिन अभी 1% 1.5% भी यूजर्स पे पहुंचे नहीं है ये, ठीक है। तो कोई कुछ भी क्लेम करे, टू डू एप्लीकेशन तो सब में फास्ट ही चलता है, राइट। तो अभी देखते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद आपका इन्होंने गो में लिखा ही है, इन्होंने कहा सी बहुत हो गई, ठीक है, हम गो में लिखते हैं। अब गो का एक फायदा भी है, सी में वो थ्रेड मैकेनिज्म पैरेललिज्म में प्रॉब्लम आती है, इन्होंने कहा ये गो आर पैरेललिज्म के लिए बना हुआ है, कॉन्करेंसी के लिए बना हुआ है, लेट्स राइट इन दैट, तो इट्स अ गुड आइडिया। फिर उसके बाद मेमोरी यूजर्स थोड़ी एफिशिएंट करी, क्योंकि वो वेबपैक लेके बैठ जाता था पूरी मेमोरी, तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लाइक अगर आप मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं डेटा ग्रिप भी खोल के रखता हूँ क्योंकि मैं डेटाबेस भी करना है, फिर मेरा VS कोड चल रहा होता है, साथ में फिग्मा वगैरह के भी डेस्कटॉप वाले टूल चल रहे होते हैं। मेरी 16 GB रैम की लग गई, फिर किसी और काम कल और अगर मेल आ गई, मेल खोल लिया तो सब बैठ गया, ठीक है। तो अभी मैं एटलीस्ट 64 GB रैम पे हूँ जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम वेबपैक की वजह से, क्योंकि 3-4 एप्लीकेशन एक साथ बिल्ड करना शुरू कर दो तो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा एनएक्स वगैरह ने क्या किया, मोनो रेपो बना दिया, हमारा कोड बेस और बड़ा हो रहा है, 4-4 एप्लीकेशन हम एक ही में बनाए जा रहे हैं, एक ही बिल्ड टूल यूज कर रहे हैं, तो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये सब उन्होंने कहा कि ये सब फिक्स करना जरूरी है। उसके बाद ये कोड स्प्लिटिंग नहीं करते, ये कहते हैं हम एक ही बंडल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो इनके साथ वेबपैक अभी जरूरी है, ये अकेले काम नहीं कर सकते,
क्योंकि कोड स्प्लिटिंग के बिना तो आप काम नहीं करोगे ना, आप चाहोगे ना कि लेजी लोड हो, तभी वहाँ पे कोड स्प्लिटिंग जरूरी है। और इनके पास कोई भी अभी मार्केट प्लेस का या प्लगइन का सिस्टम नहीं है जिससे आप प्लगइन बना सको। तो जैसे ये देंगे, सबसे पहला प्लगइन जो बनेगा कोड स्प्लिटिंग का बनेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओपन सोर्स करने के लिए, अगर आपको करना है तो। दूसरे है वाइट। वाइट किसको किसको पता है, कहां से निकले ये? Vue.js तो इनका फ्रेमवर्क तो बाद में आया, पहले वाइट आया था। वाइट एक कंपनी है जो कि क्लाउड बेसिकली बंडलर बनाती है, जो क्लाउड पे आप कह रहे हैं आजकल डेवऑप्स वाला काम ऑटोमेट हो रहा है, राइट? आपने गिटहब से लिंक किया, बंडल हुआ, डिप्लॉय हो गया। वाइट वो काम करती थी। आपने वर्सल भी सुना होगा, वर्सल भी वही काम करती है। वर्सल से नेस्ट निकला था, इनको भी फ्रेमवर्क बना था, तो इनसे व्यू निकला। तो इन्होंने भी एक बंडलर टूल बनाया है जो कि अभी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि इंटरनली वो ES बिल्ड ही यूज करते हैं इंटरनली, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कुछ कुछ फायदा दिया है। एक चीज जो इनकी अच्छी लगती है मुझे, वो O1 बिल्ड सिस्टम है। ये कितने लोगों को पता है O1 बिल्ड सिस्टम क्या है? नहीं, ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्ड सिस्टम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां से आ गई पिक्चर में? इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये फाइल मैं एक ही बार बिल्ड करूंगा पूरे टाइम में, जब तक आप चेंज नहीं करते हो। दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग O1। O1 बड़ा फैंसी है ना, तो यूज कर लो मार्केटिंग गिमिक। फिर उसके बाद ये प्री डिपेंडेंसी बिल्डर भी हैं, तो अगर आपके कोड की डिपेंडेंसी उसको ये प्री बिल्ड कर लेंगे, तो स्टार्टअप टाइम पैरेलली चल रहा है। पैरेललिज्म वगैरह बाकी लोगों ने सॉल्व कर ही दिया है, तो अब आपको थोड़ा स्पीड अप लगेंगी चीजें। और मोनोरोपो और मॉड्यूल फेडरेशन का भी सपोर्ट है। सो दिस इज व्हाट द टॉक वाज। बाइट तक पहुंचे हैं हम अभी तक, तो आप लोग पढ़ो थोड़ा सा, ये पढ़ने के लिए है आप लोगों के लिए कि कैसे चीज़ें आगे आई हैं, आगे क्या होने वाला है। HMR के बारे में पढ़ लो, ESM पढ़ लो। हाँ, डाउन द लाइन ये होने वाला है कि 2-3 साल बाद जब ब्राउजर्स इम्पोर्टेड हो जाएंगे, तो हो सकता है हमें बंडल टूल की जरूरत ना पड़े। हम सीधे टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में, ES6 में, ES8 में कोड लिखें और हमारा ब्राउजर उसको समझ लेगा। वी आर रीचिंग दैट लेवल, लेकिन अभी उसमें टाइम है। तो जब हम उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें इनके साथ रहना है। और फिर लेगेसी कोड तो होगा ही, आज भी बैकबोन चल रहा है कहीं कहीं, तो वो तो रहेगा ही। एंड वी आर स्टिल हायरिंग, ठीक है? तो देख लेना क्या करना है। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैव? 8 मिनट है तो वी कैन टेक क्वेश्चंस। यस, माइक दे दो अगर है तो। आपने अरे अशोक एट द रेट इम्पल्सिव वेब। हेलो सर, आपने बोला कि हम मॉड्यूल yes. एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं अभी। सॉरी, एक्सपोर्ट मॉड्यूल yes. बनाने के लिए एक्सपोर्ट। तो जैसे कि एक्सपोर्ट्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इन नोड.जेएस। हाँ हाँ, तो अभी हम सी लैंग्वेज में, तो कैसे हैशटैग इंक्लूड studio.h आप करके? वो उसकी वेब असेंबली वगैरह की बात कर रहे हो क्या कुछ? नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब आई डोंट नो और आज तक मैंने सुना नहीं। एक बार फिर से बताओ, सॉरी। आप जैसे सी लैंग्वेज में कैसे इंक्लूड फाइल करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ, तो हम जेएस में कोई भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, रिक्वायर फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, तो वो कैसे होता है? अच्छा, सो देखो बेसिकली, कैसे यूज नहीं कर सकते हम? सॉरी, हम सी लैंग्वेज में कैसे डायरेक्टली कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं? मेरे को नहीं समझ आ रहा लिटरली। ये कुछ नॉइज वगैरह है क्या? हेलो, या हाँ, अब माइक में बोलो। जैसे हम सी लैंग्वेज में कैसे कोई भी इंक्लूड studio.h कर लेते हैं, printf जैसा कोई भी नॉर्मल फंक्शन डायरेक्टली विदाउट एनी यूज ऑफ कॉल कर सकते हैं। लाइक हाँ, वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको यूज नहीं करना, डायरेक्ट अपने आप आ जाएगा, वो सी लैंग्वेज हैंडल कर लेगा। तो वैसे जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज कर लेते हैं, बट नोड.जेएस में रिक्वायर फंक्शन कोई किसी में स्टोर करता है, बाद में हम यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों इसमें? सो बेसिकली क्या है ना, इंजन आपको पता होगा ना कि आपके इस कोड के पीछे कंपाइलर होता है, एक इंजन होता है। जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर के साथ एक इंजन भी है जो ब्राउजर आता है। आपने क्रोमियम सुना होगा, और आई थिंक दूसरा उसका नाम क्या है, V8, ठीक है? V8 जो है वो एक्चुअल इंजन है, उसके ऊपर क्रोमियम जो अलग API वगैरह बन के ब्राउजर जो बन जाता है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक इंजन चाहिए। अब इंजन और कंपाइलर के बीच में जो मशीन लेवल हैंडशेक होता है, उस हैंडशेक में मेमोरी का एक पीस है कि जितनी भी नॉन टाइप लैंग्वेज होंगी, राइट, उनको आपको ये काम करना पड़ेगा, ताकि मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे उनको पता नहीं होता कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है।
क्योंकि टाइप है नहीं। जब टाइप दोगे तभी पता कर पाओगे कि इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है। इंटीजर का बिट में कन्वर्जन है, राइट? स्ट्रिंग का एक बिट में कन्वर्जन है ना? तो जो बिट कन्वर्जन है उसके लिए रैम में कितना डेटा एलोकेट करना है, मेलॉक और कैलॉक तो पढ़ा होगा, राइट? वो करने के लिए उनको पता नहीं होता शुरू में, जब आप वैल्यू दोगे तब पता होगा। इसीलिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पे। तो अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है उनको कभी पता नहीं चलेगा। और कोई? आई होप वो आंसर हो गया आपका सवाल। एनीबडी एल्स? नहीं? चलो, थैंक यू।